हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 12 दिसंबर 2017 में थर्ड पाली में यूपीएसआई के पेपर कैसा आया था उसे एज ए प्रैक्टिस सेट लेंगे। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जैसे जैसे उसके आंसर आप बताते जाओगे उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट होता चला जाएगा और चार ऑप्शन में से एक आपको टिक करना होगा। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। कौन सा प्रोटीन है बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा B3। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, जो विटामिन B3 है उसको मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है। और विटामिन B3 के साथ साथ जो विटामिन C है उसको भी मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। हम जानते हैं हमारे पास जो टोटल प्रोटीन होती हैं, सॉरी विटामिन होती हैं, वो होती हैं, एक होती है के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A। इनके अलावा विटामिन B और C भी होती हैं। बी के हम जानते हैं कई सारे प्रकार होते हैं। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है। तो जो हमारी प्रोटीन है, जैसे ए है, ठीक है, B1 है, और B1 से लेके अगर B3 को छोड़ दिया जाए तो B1 से लेके B12 तक कोई सी भी प्रोटीन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होती है। परंतु जो B3 प्रोटीन है ये मानव शरीर में संश्लेषित होती है। और एक ये है जो C है, विटामिन C है, वो भी मानव शरीर में संश्लेषित होती है। एक चीज़ और ध्यान रखना है हमें कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वसा में घुलनशील प्रोटीन कौन सी हैं और जल में घुलनशील प्रोटीन कौन सी हैं। ठीक है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे आपको याद रखना है। जैसे एक कीड़ा है, ये क्या है, एक कीड़ा। तो कीड़ा क्या होता है, तो जो जो कीड़ा है वो क्या है, वो वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये है ये कीड़ा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब क्या हो जाएंगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी, वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगी। बाकी बची जो प्रोटीन बी और सी है, ये क्या होंगी, ये हमारे जो फैट होता है यानी जो बसा होता है उसमें घुलनशील है। तो विटामिन सी और विटामिन बी किस में, फैट में घुलनशील है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में हर 10 वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। तो कितने वर्षों के बाद की जाती है, ये की जाती है 5 वर्षों के बाद। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या है कि हर एक 5 वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। जो पहली संगणना थी वो की गई थी 1970-71 के वार्षिक ईयर में। और कृषि संगणना जो मतलब जारी की जाती है, वो जारी की जाती है कृषि सहकारिता कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगली बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कृषि संगणना किस विभाग के द्वारा जारी की जाती है। तो विभाग है कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के प्रधान अध्यक्ष कौन है। बताइए कौन है। तो ये होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के यानी RBI के जो गवर्नर होते हैं वो MPC के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, अगली बार इससे ऐसे पूछा है तो अगली बार ये पूछा जा सकता है कि मौद्रिक नीति समिति क्या करती है। तो ये करती है जो हमारा RRR है, RRR है, यानी जो हम बैंक ऋण लेती हैं RBI से उस पर ब्याज, और जो बैंकों से RBI ऋण लेती है उन पर ब्याज, ये वाला रिजर्व रेशियो होता है, रिवर्स। देखिए जो RRR होता है वो होता है रेपो रेट, और जो RRR होता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। यानी RRR का मतलब है कि RBI से जो धन लेता है बैंक, उस पर ब्याज देते हैं RBI को, वो RRR होता है। RRR होता है यानी रिवर्स रेपो रेट, ये RBI लोन लेती है बैंकों से, तब ये RRR होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका इसका मतलब रेट क्या रहे, इस पे जो इंटरेस्ट है वो कितना लेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो कार्य करती है, कितना रखना है, कैसे रखना है। जो हमारा इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करती है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है,
ओवरऑल जो हमारा पैसा है पूरे इंडिया में, उस करेंसी को कंट्रोल करती है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। क्वेश्चन है, नेपाल में मधेसी पार्टी एक नया संयुक्त राजनीतिक दल बनाने के लिए एकजुट हुई, दल का नाम है, इस दल का नाम है राष्ट्रीय जनता पार्टी। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो उस समय के अनुसार 2017 के अनुसार तो ये ठीक था, पर अब करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अब आपको अभी के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर बनने आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, वे मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं? बताइए किस भारतीय राज्य में रहते हैं? ये रहते हैं झारखंड में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए जो बिरहोर जनजाति है वो छोटा नागपुर पठार के आसपास रहते हैं, तो ये आपको हम बताएं, ये रहा कुछ भारत का नक्शा इस तरह से, और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है इंडिया में, यहीं भी झारखंड पड़ता है, तो यहाँ पे ये आदिवासी रहते हैं, और बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी, ठीक है। खैर अब ये खानाबदोश तो जिंदगी जीते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो अब स्थायी जीवन निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में करगणना के लिए आय को आय के कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है? बताइए कितने शीर्षों के तहत विभाजित किया गया है? ये किया गया है 5 शीर्षों के तहत, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग। देखिए भारत में जो विभाजन किया गया है कर के शीर्षों के, तो वो किया गया है, पहला है वेतन, ठीक है, पहला है वेतन, दूसरा है पूंजीगत लाभ, क्या है? पूंजीगत लाभ, और तीसरा है गृह संपत्ति में लाभ, ठीक है, चौथा है व्यवसाय, यानी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लाभ, ठीक है, पांचवा है अन्य स्रोतों से जो आय होती है, ठीक है, अन्य स्रोतों से जो आय होती है। तो इस तरह से 5 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए? तो देखिए अगर थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको 40 दिनों के भीतर देनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा और पढ़ते हैं इस बारे में। देखिए हम जानते हैं कि अगर सामान्य परिस्थितियां हैं तो उसमें अगर आपने आरटीआई डाली है तो आपको जवाब देना होगा 30 दिनों के भीतर, ठीक है, 30 दिनों के भीतर आपको जवाब देना होगा। अगर मान लीजिए किसी की जीवन से संबंधित कोई सूचना है, जीवन से संबंधित कोई सूचना है, तो आपको 48 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 48 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और अगर मानव अधिकारों से संबंधित सूचना है तो आपको 45 दिन के भीतर उस सूचना को देना होगा। ये आप कौन है? ये आप है पीआईयू, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, ये नियुक्त किए जाते हैं आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, और ये हर एक संस्था में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, हर एक विभाग से संबंधित आपकी सूचना आपको करनी। अगर आप इसको डायरेक्टली सूचना मांगते हैं इससे, तो इसको 35 दिनों के भीतर सूचना को देना होगा। तो ध्यान रखना है क्या क्या बात हो गई। एक स्लॉट बताया मैंने 30 दिन वाला, एक बताया 40 दिन वाला, एक बताया 45 दिन वाला, एक बताया 48 घंटे वाला, ठीक है, और एक बताया 35 वाला। तो ये सामान्य परिस्थितियों में है, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, अगर थर्ड पार्टी से सूचना मांगी हो, और 45 है जब मानव अधिकार से संबंधित सूचना मांगी हो, 48 घंटे जब किसी के जीवन से संबंधित मामला हो कि जीवन खतरे में है बहुत ज़्यादा, और 35 जब है जब आपने पीआईयू को डायरेक्ट जाकर सूचना मांगी हो तो उसको 35 दिनों के भीतर सूचना देनी होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है जिसके तहत राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों को वर्गीकृत किया जाता है? यानी कौन सा ऑप्शन ऐसा है, बताइए। पहला ऑप्शन है कि स्मारकों की सुरक्षा, तो ये तो डीपीएसपी में आता है, और डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है? वो है आर्टिकल 49। जो हमारा आर्टिकल 49 है वो स्मारकों की सुरक्षा की बात करता है डीपीएसपी में। दूसरा है आर्थिक और समाजवादी, ये बाद में देखेंगे अपने। सी ऑप्शन है पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है, जो हमारा आर्टिकल 48 है वो पर्यावरण की सुरक्षा की बात करता है। अगला है कि अन्य देशों के साथ संबंध, तो जो हमारा आर्टिकल 51 है, और 51 का भी पार्ट घ वो ये कहता है कि हमारी जो अन्य देशों से संबंध कैसे होंगे, ठीक है। परंतु जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है आर्थिक और समाजवादी, आर्थिक और समाजवादी, ऑप्शन बी जो कह रहा है आर्थिक और समाजवादी, क्या ये बात डीपीएसपी में की गई है? हालांकि जो हमारा आर्टिकल 38 है, जो आर्टिकल 38 है वो ये कहता है कि समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम देंगे, परंतु बेसिकली इसमें समाजवादी सामाजिक और आर्थिक, बेसिकली ये सामाजिक और आर्थिक जो थ्योरी है उस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द
जो बी है वो गलत है डीपीएसपी के संबंध में, और इसके अकॉर्डिंग बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जो तेभागा आंदोलन है, इसका मतलब है, तेभागा का मतलब है एक तिहाई, यानी जो जमीन लोग करते थे, बटाईदार जो होते थे बंगाल में, वो बड़े बड़े किसानों से बटाई पर जमीन करते थे। तो जो लैंडलॉर्ड से जो मालिक थे वहाँ के ज़मीनों के, वो ज़मीनों के मालिक इनको एक तिहाई हिस्सा के जगह अब ये एक मतलब कि बटाई की जगह यानी आधा हिस्सा देने के बजाय वो एक तिहाई हिस्सा देने की बात करने लगे। तो जो किसान था वो भड़क गया, वो कहने लगा हमें तो 1/2 हिस्सा ही चाहिए। मालिक कह रहे थे 1/3 हिस्सा देंगे हम। तो इससे किसान भड़क गए और तेभागा आंदोलन शुरू हुआ। तो तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946-47 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बंगाल में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आणविक ऑक्सीजन। आणविक मतलब मॉलिकुलर ऑक्सीजन। ये जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर फ्यूल का निर्माण करती है। ठीक है, और यही फ्यूल जो हमारे अंतरिक्ष यात्री अपोलो में गए थे, अपोलो 11 में, हमारे तो नहीं पर यूएसए के गए थे, अपोलो 11 में जो गए थे वो इसी के तहत उन्होंने इसको फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया था। और जो हमारी ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनाया था उन्होंने, यानी जैसे O2 प्लस H2 और ये मिलकर हो जाता है H2O 2H2। ठीक है, दो यहाँ पर समीकरण संतुलित। तो क्या हुआ था, उन्होंने वाटर भी बनाया था इससे, और इससे फिर उन्होंने वाष्प को संग्रहित करके पानी भी पिया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस से एक क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछा गया है। भारत और म्यांमार के बीच कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना को जोड़ेगी। ये दोनों को जोड़ेगी, बंदरगाह मार्ग को भी और सड़क मार्ग को भी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में स्थापित हुई थी? तो इसमें सूर्य सेन है, बी है अरविंद घोष, सी है दादा भाई नौरोजी, और डी है अरविंद चटर्जी। कौन नहीं थे? देखिए इसमें दादा भाई नौरोजी नहीं थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैसा कि हम जानते हैं 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई थी, और दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1901 में पॉवर्टी एंड एनविटी से रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, वो उस समय इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी को द ग्रांड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखना, कहीं पूछा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है, 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने ये कहा था कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, हम जानते हैं अभी वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 हैं, परंतु इन्होंने 8 की सिफारिश की थी। ठीक है, 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, और 8 मौलिक कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 10 को जोड़ा। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला था, उसमें इन्होंने 8 की सिफारिश की थी और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और एक हम जानते हैं कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। वो कहता है कि जो हमारे 5 वर्ष तक के बच्चे हैं या 6 वर्ष तक के बच्चे, उनको शिक्षा की व्यवस्था कराना माता पिता की जिम्मेदारी होगी, ये कहता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उस संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? तो देखिए इसमें तो 1 महीने के बाद ही समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर बात यहाँ पे ये है कि जैसा कि आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है संविधान के, कि 1 माह के अंदर जो है आपको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन कराना अनिवार्य है, और एक बार जब अनुमोदन मिल जाता है तो 6 महीने तक वो वैलिड रहता है आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। परंतु बात यह है कि अगर लोकसभा है, अगर वो सत्र में नहीं है और आपातकाल लागू हो गया है, तो आपको 30 दिनों के भीतर आपातकाल को समाप्त करना पड़ेगा। वरना इस समय राज्यसभा है, अगर इस समय राज्यसभा है तो वो अनुमति दे सकती है, परंतु आपको जब भी लोकसभा गठित होगी, क्योंकि राज्यसभा तो हमेशा रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्यसभा से अनुमति ले लीजिए। तो परंतु जब भी आपको
लोकसभा गठित होगी उसके 30 दिनों के भीतर लोकसभा से अनुमोदन लेना होगा, तब आप इसको 6 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको 6 महीने बाद फिर लोकसभा प्लस राज्यसभा से अनुमोदन करने के बाद कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर 6 माह तक ये जारी रहेगी। ठीक है, फिर आपको 6 माह बाद, फिर आपको 6 महीने बाद, फिर आपको 6 महीने बाद, ये अनंत काल तक चलता रहता है। ठीक है, ये कहाँ तक चलता रहता है? अनंत काल तक चलता रहता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपातकाल किसी निश्चित समय तक ही लगाया जा सकता है, आपातकाल तक लगाया जा सकता है, परंतु हर 6 महीने बाद आपको उसको अनुमोदन करना पड़ेगा। मगर इस क्वेश्चन में कंडीशन ये थी ना कि अगर लोकसभा नहीं है और तो अनुमति नहीं मिल रही तो आपको 1 महीना के बाद आपातकाल को बंद करना पड़ेगा। क्वेश्चन है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ट्राइडेंट या ऑपरेशन पाइथन? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन थे जो भारतीय नौसेना द्वारा 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान शुरू किए गए थे। इसमें क्या हुआ था, जो कराची है पाकिस्तान का, उसका जो एक जगह है कराची हार्बर, कराची हार्बर, जो कराची हार्बर है उसको भारतीय नौसेना ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। और इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाइथन नाम का एक ऑपरेशन फिर शुरू किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में दुनिया में सीमेंट के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन से हैं? तो ये है चीन, भारत और अमेरिका। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर उस समय के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। देखिए वैसे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय के अकॉर्डिंग एक मुख्य न्यायाधीश होता था, उस समय के अकॉर्डिंग मुख्य न्यायाधीश होता था और एक मुख्य न्यायाधीश प्लस, और यार ऐसे लिखो आप 1 + 30, ऐसा सही है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। परंतु अभी जब मैं बात करूं आज 2021 में, और आज हो गई 14 जून 2021 में, 33 जो 1 + 33 है इस समय। ठीक है, एक CJI और 33 अन्य जज। इस समय के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सही रहेगा। यही लगा कहाँ यहाँ। वैसे तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दक्षिण प्रशांत अप्लाइड जियो साइंस कमीशन SOPAC, जो हमारा SOPAC है, दक्षिण प्रशांत अप्लाइड जियो साइंस कमीशन द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें किया गया है अत्यंत संवेदनशील के रूप में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कह रहा है इनमें से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? ऑप्शन पी है, वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। हाँ सही बात है, रोक सकता है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश निषिद्ध है? बताइए किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्र में, रेलवे में, तंबाकू उद्योग में या विमान क्षेत्र में? तो उस समय के अकॉर्डिंग तंबाकू उद्योग जो था, तंबाकू उद्योग में बैन है। ठीक है, FDI नहीं ला सकते उसमें। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो बाकी के 20 क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।